सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का जो पहला एक्सरसाइज है उसकी अंतिम प्रश्नावली एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। जो एक्सरसाइज 1F है वो पूर्णतया बहुविकल्पी है, तो आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए एक्सरसाइज 1F आपके सामने पेश है। देखिए भाई, सभी लोग अपनी किताबें ओपन कर लेंगे ताकि जो है आपको कोई असुविधा ना रहे। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज को मेंशन किया, एक्सरसाइज 1F। क्वेश्चन नंबर 1 है। जिनके पास किताबें नहीं है उनको बताना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की किताब है और उसी के सोल्यूशन को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है धन पूर्णांक 6a धन 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम सवाल को लिखते हैं। धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। ठीक है, सवाल को हल करते हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके ठीक पहले कौन सा धन पूर्णांक आएगा, तो हमको एक घटा देना है। 6a धन 5 में एक घटा दिया तो ये हो गया आपका 6a धन 4। 4 विकल्प दिए गए थे, तो इनमें से विकल्प नंबर 2 सही है, तो ये हो गया आपका आंसर 6a धन 5 ठीक पहले। तो हमने एक घटा दिया। देखिए भाई, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न आपको जब आप एग्जाम देंगे हल करके नहीं दिखाने होते हैं, सीधे उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6a + 4। ये आपका सही उत्तर है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या है। 4 विकल्प दिए गए, तो आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। यहां पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। देखिए भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। शायद आपके पास किताब ना हो तो मैं सही तरीके से आपको ये मेंशन करा सकूं। देखिए भाई, दिया गया है 22/7। दूसरा विकल्प दिया गया है पाई। तीसरा विकल्प दिया गया है 0.69 और चौथा विकल्प दिया गया है 5/√16। इनमें कहा जा रहा है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो भाई देखिए भाई, यहां पर हम उत्तर लिखेंगे। आप सभी लोगों को पता है 22/7 में अंश भी है, हर भी है, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। 0.69 को लिख सकते हैं 69/100। 5/√16 का मान हो सकता है 5/4। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है, यहां पर सही उत्तर आया आपका पाई। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से हम समझा पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि देखते रहिए मेरे साथ, और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए भाई, कहा जा रहा है कि संख्या 4√3 क्या है। यहां पर हम लोगों ने लिखा संख्या 4√3 क्या है। देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, हम मुंह विकल्पों को बोल रहे हैं। पहला कह रहा है ये पूर्णांक है, दूसरा कह रहा है ये परिमेय संख्या है, तीसरा कह रहा है ये अपरिमेय संख्या है, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये तो पता है कि ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। आपको पता है ये परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये अपरिमेय संख्या है। आपको पता है 4 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से 4√3 को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया अपरिमेय संख्या। तो जो विकल्प में अपरिमेय संख्या बता रहा है उसको आप एक सही उत्तर मानेंगे। ये आपका हो गया आंसर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय होगी। 4 विकल्प दिए गए, तो यहां पर हम लोगों ने सवाल को हल करने की कोशिश की। निम्न में
परमेय संख्या है। चारों विकल्प हम आपके लिए लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं आप सीधे सही उत्तर लिखिएगा। तो भाई पहला विकल्प है 2.732416। यहां पर हमने लिखा पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। तो भाई ये बहुविकल्पीय अध्याय है। पहले विकल्प में दिया गया है 2.73, फिर 2416 और इसके आगे डैश 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 लगा हुआ है। फिर जो दूसरा विकल्प है वहां पर लिखा हुआ है √7। तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प में कह रहा है 2.737373। और ये जो चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प में दे रहा है √0.9। तो भाई देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जिनमें उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, दशमलव प्रसार में उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति यदि बार बार होती है तो आप ये जान लीजिए कि वो किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका उत्तर है 2.737373, ये क्या है हमारा, ये परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, अर्थात यही एक परमेय संख्या को शो कर रहा है। तो चलिए भाई सही उत्तर है 2.737373। तो उत्तर लिखेंगे 2.737373। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर जो है अब हम करते हैं 5। उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। जितना ज़्यादा वीडियो देखा जाएगा हम अध्यापकों का उत्साह वर्धन उतना ही बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 5 ही था, मुझसे लिखते हुए गलती हुई है। अब जो आपका आया है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का हो सकता है। किसी पूर्णांक m के लिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का हो सकता है। देखिए भाई यहां पर सही सवाल का उत्तर क्या रहेगा। देखिए पहले तो हम सवाल को नोट करेंगे। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। देखिए पहला विकल्प दिया गया है m, दूसरा है m+1, तीसरा है 2m और चौथा है 2m+1। तो देखिए भाई जब पहले विकल्प का हम अध्ययन करेंगे m, तो भाई m का मान 1 रखेंगे तो वो 1 रहेगा, m का मान 2 रखेंगे तो वो 2 हो जाएगा, m का मान 3 रखेंगे तो वो 3 हो जाएगा, m का मान 4 रखेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो ये कभी सम रहेगा कभी विषम, इसलिए ये सही उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा हमने लिखा m+1, अब हमने m का मान 0 रखा तो ये हो गया 1, m का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, m का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, m का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, m का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये भी कभी सम हो रहा है कभी विषम हो रहा है। अब तीसरा विकल्प है 2m। अब यहां पर m की वैल्यू रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा आपका 2, m की वैल्यू रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 4, m की वैल्यू रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 6, m की वैल्यू रखेंगे 4 तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2m की वैल्यू m की पूर्णांक मान के लिए 2, 4, 6, 8 प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है 2m। विकल्प को लॉक कर दीजिए। उम्मीद है कि इस सवाल का सही एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा कफ कोल्ड है इसलिए मेरी आवाज आपको भारी लग सकती है, लेकिन फिर भी उम्मीद है और ये विश्वास है कि सही चीज हम आपको पढ़ा पाने में सफल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा जा रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। चलिए भाई इसे नोट करते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए
प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। अब यहां पर हम विकल्प मेंशन कर दे रहे हैं, आपको विकल्प नहीं लिखना है, आपको सीधे सही उत्तर लिखना है। चलिए भाई देखते हैं। विकल्प 1 में यहां कहा गया है Q, विकल्प 2 में Q+1, विकल्प 3 में 2Q और विकल्प 4 में 2Q+1। अब देखिए यहां पर सही उत्तर हमको निकालना है, तो हमने यहां पर आंसर लिखा और एक एक विकल्पों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। देखिए जब Q का मान हम 1 रखेंगे, फिर तो Q का मान आएगा 1, Q का मान 2 रखेंगे तो ये आएगा 2, Q का मान 3 रखेंगे तो ये आएगा 3, Q का मान 4 रखेंगे तो ये आएगा 4, Q का मान 5 रखेंगे तो ये आएगा 5। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कभी सम प्राप्त होता है, कभी विषम, जब Q का मान पूर्णांक के रूप में रखते हैं। अब हमने दूसरा लिया Q+1, अब यहाँ पर Q का मान 1 रखेंगे तो यह आएगा 2, Q का मान 2 रखेंगे तो यह आएगा 3, Q का मान 3 रखेंगे तो यह आएगा 4, Q का मान 4 रखेंगे तो यह आएगा 5। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कभी सम प्राप्त होता है, कभी विषम प्राप्त होता है। अब हम विकल्प नंबर 3 को देखेंगे, 2Q। यहाँ Q का मान 1 रखेंगे तो आएगा 2, Q का मान 2 रखिए तो आएगा 4, Q का मान 3 रखेंगे तो आएगा 6, Q का मान 4 रखेंगे तो आएगा 8। तो इसका मतलब है यहां पर सारे मान सम प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर यह प्रश्न इस तरीके से होता कि किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, तो विकल्प हो जाता 2Q सही। अब चौथा विकल्प बचा है, निश्चित ही वो विकल्प सही होगा, लेकिन प्रेक्षण करना जरूरी होता है। तो चौथा विकल्प हमने उठाया, चौथे विकल्प में लिखा हुआ है 2Q+1, यहां पर हमने Q का मान रखा 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो ये मान आएगा 3। Q का मान हमने रखा 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5। Q का मान हमने रखा 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7। Q का मान हमने रखा 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9। मान रख करके आप रफ कॉपी पे देखेगा तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त हो रहे हैं 3 5 7 9। तो ये सारे कैसे मान है? विषम मान है। तो बिल्कुल आंख बंद करके विकल्प नंबर 4 को एक सही उत्तर के रूप में आइडेंटिफाई कर लेंगे। उत्तर है 2Q+1। आप आंसर शीट से आंसर को मैच कर सकते हैं, जहां पर Q का मान पूर्णांक रहेगा, अर्थात 1 2 3 4 सो ऑन, इसी तरीके से मान रखता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि संख्या n² - 1, संख्या n² - 1 कामा 8 से विभाज्य होती, 8 से विभाज्य होती यदि n है, यदि n है। अब 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है कि n पूर्णांक है, दूसरा विकल्प है n प्राकृतिक संख्या है, तीसरा विकल्प है कि n विषम संख्या है और चौथा है कि n सम संख्या है। तो चलिए भाई यहां पर हम लोग करके देखते हैं और मान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 विकल्प कर दिया हमने यहां पर, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जो विकल्प दिए गए हैं उनको यहां पर हमने लिखने की कोशिश की है। नंबर 1 में लिखा हुआ है पूर्णांक, नंबर 2 में हमने लिखा है प्राकृत संख्या, जिसको कि हम नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। नंबर 3 में हमने लिखा है विषम संख्या, और नंबर 4 में हमने लिखा है सम संख्या। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो वैल्यू आपको दी गई है n² - 1 ये 8 से विभाज्य होगी किस मान के लिए? तो सबसे पहले अगर हमने पूर्णांक रखा तो पूर्णांक हम रखेंगे 1, तो 1 रखने से आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 में 1 घट गया तो कितना आया 3। इसके बाद हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में 1 घट गया तो कितना आया 8, 8 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब हम यहाँ पर n का मान रखेंगे 4, तो 4 चौको 16, 16 में 1 घट गया तो कितना आया 15। अब हम पूर्णांकों को नहीं लेते, अब हम लेंगे
प्राकृतिक संख्या को। जब हम प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांकों के जैसी ही होती है। तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है, क्योंकि जो पूर्णांक रखने से प्राप्त हो रहा था, धन पूर्णांकों को रखने से प्राप्त हो रहा था, वही प्राकृतिक संख्याओं को रखने से भी प्राप्त होगा। अब विषम संख्या, चलिए भाई n का मान हम रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 का मान हो जाएगा 0। अब फिर n का मान रखते हैं हम 3, क्योंकि विषम संख्या रखनी है। विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। तो जब हमने यहाँ पर 3 रखा तो 3 का वर्ग हो गया 9, 9 में 1 घट गया तो कितना आया 8। अब यहाँ पर हम n का मान रखेंगे 5, 5 का वर्ग हो गया 25, 25 में 1 घट गया तो कितना आया भैया जल्दी से बताइए, 25 में 1 घट गया तो कितना आया आपका आया 24। अब देखते हैं भैया, ये तो जो हमारा 8 आ रहा था 24 आ रहा था, ये दोनों 8 से विभाज्य। अब n का मान हमने रखा कितना, हमने n का मान रखा 7, 7 सत्ते 49, 49 में 1 घट गया तो कितना आया 48, 48 में 8 का भाग जाएंगे तो अड़छंग 48। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर n का मान विषम संख्या रखी जाए, अर्थात 1 3 5 7 9, तो n स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू आती है वो 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है। तो विकल्प नंबर 3 के सही होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। अब विकल्प नंबर 4 रख करके देखते हैं सम संख्या। तो n का मान हमने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में 1 घट गया तो 3। फिर n का मान हमने रखा कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, n का मान रखा 4, चूंकि सम संख्या रखनी है तो 4 का वर्ग हो गया 16, 16 में 1 घट गया तो आ गया 15, 15 8 से विभाज्य नहीं है। तो निश्चित ही कौन सा विकल्प सही है, विकल्प 3 सही है, अर्थात विकल्प का उत्तर आ रहा है विषम संख्या। अगर हम n स्क्वायर माइनस 1 में n की वैल्यू विषम रखें तो प्राप्त होने वाले मान 8 से पूर्णतया विभाजित तो हो जाएंगे। आप रख करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो दिखाएंगे आप रफ कॉपी पे करेंगे और यहाँ पर फाइनल उत्तर को आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 65 और 117 का जो HCF है वो 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m की वैल्यू क्या होगी। चलिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के तौर पे दिया गया है। यहाँ पर हमने इसको शॉर्टकट में नोट करने की कोशिश की है, तो हम इसे शॉर्टकट में कैसा नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं HCF और किसका किसका HCF 65 और 117 का, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है ये आ रहा है 65 m माइनस 117। अब नीचे हमसे कह रहा है कि m का मान क्या होगा, तो हमने लिखा m का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई अब हम लोगों को क्या करना होगा, 65 और 117 का हमको मासापा निकालना होगा। तो आप चाहे यूक्लिड विभाजन विधि से निकालें, कैसे भी निकालें, तो आप रफ कॉपी में मासापा निकालते। अब देखिए रफ कॉपी में हमने 65 और 117 का मासापा निकाला, तो यहाँ पर हमने, चूंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है इसलिए हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा चूंकि आपको जबकि लिखना नहीं है, चूंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, तो यहाँ पर हमने लिखा HCF 65 कामा 117 का कितना आया है हमारा HCF आया इनका 13, कितना आया है 13। और क्वेश्चन कह रहा है कि इनका HCF किसके बराबर है 65 m माइनस 117 के, तो ये हो गया, इसलिए 65 m माइनस 117 बराबर कितना हो गया 13। ये हो गया आपका 65 m बराबर 13 प्लस 117। अब देखें ये हो गया m बराबर 117 और 13 जुड़ करके हो जाएगा 130, और 130 में हम लोग 65 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। तो भाई m की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यही आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि m का मान क्या होगा, 4 विकल्पों में एक विकल्प 2 उत्तर को प्रदर्शित कर रहा है, तो m का मान आएगा 2। और उम्मीद ये करते हैं कि आप यूक्लिड विभाजन विधि या भागफल विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि, किसी भी विधि का इस्तेमाल करके आप 65 और 117 का रफ कॉपी पे जल्दी से मासापा निकालेंगे, क्योंकि यह बहुविकल्पी प्रश्न है। और हमने आपको पुरानी एक्सरसाइजों में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा
इनका मासापा ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, ये लगा के नहीं दिखाना है, आपको रफ कॉपी पे लगाना है। सीधे बहुविकल्पी प्रश्न जो भी आएंगे 20 या 22 या 25 जो भी आएंगे, उसमें जो सही उत्तर है उसको आपको टिक कर देना है और OMR में संबंधित गोले को काला कर देना है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 125 से विभाजित करने पर शेष फल के रूप में 5 और 8 प्रदान करती है। चलिए भैया, संख्याएं क्या दी गई है? 70 व 125। तो यहां पर लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, जिसे 70 व 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 व 8 शेष बचता है। शुरू करते हैं भाई। अब क्या करेंगे, ये भी काम आपको रफ कॉपी पे करना है। चूंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 13, दूसरा है 65, तीसरा है 875 और चौथा है 1750। तो भैया आपको पता है कैसे क्या करना होगा। हमको सबसे पहले जो संख्याएं दी गई है रफ कॉपी में जाएंगे आप। 70 में जब भाग दिया जा रहा है उस संख्या का, तो कितना शेष बच रहा है? 5। तो 70 में 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 65। इसी तरीके से 125 में भाग देने से कितना शेष बच रहा है? 8। तो 125 में आप 8 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 117। तो इसका मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो अभीष्ट संख्या जिनका हमको मासापा लेना होगा वो है 65 और 117। तो अभी अभी इससे पहले वाले प्रश्न में जहां पर m का मान निकालना था वहां पर भी 65 और 117 का मासापा ज्ञात किया गया था। और उनका मासापा क्या होगा? उनका मासापा होगा हमारा कितना? 13। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है। तो आप यहां पर आंसर लिखेंगे, आंसर 13। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने आपको समझाने के लिए लिख दिया 65 व 117 का मासापा बराबर 13। देखिए भैया, बहुविकल्पी प्रश्न है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सही तरीके से पढ़ाएं। इसलिए अगर आपको मासापा का और बारीक अध्ययन करना है तो आपको पहली एक्सरसाइज को देखना ही होगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 1A से लेकर के 1F तक एक एक प्रश्न को बारीकी से समझाया है, बताया है और अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं की है ताकि बच्चे कहीं पर कंफ्यूज हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सामने आया है। टोटल इसमें 15 प्रश्न है। बहुत जल्द ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? कहा जा रहा है दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a का मान और b का मान दिया गया है। यहां पर लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक और वो धनात्मक पूर्णांक क्या दिए गए हैं? a व b, जहां जो a का मान है, a का मान दिया गया है x³ y² और b का मान दिया गया है हमें xy³, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया गया है। और x और y अभाज्य संख्याएं, तो का मान लगा दिया, x व y अभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे चलना है, यहां पर लिखेंगे तब a, b का मासापा क्या होगा। आपके लिए पूरा पूरा सवाल मैंने लिख दिया है। भैया मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब
ए का भाज्य गुणनखंड करेंगे वो आएगा x गुणे x गुणे x गुणे y। बी का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हो जाएगा x गुणे y गुणे y गुणे y। और फार्मूला लगाएंगे कि व्यंजकों का मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। और यहाँ पर क्या क्या उभयनिष्ठ पड़ रहा है बताइए, एक बार x मिल रहा है और 2 बार y मिल रहा है। तो आपका जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो विकल्प सही है वो है एक्स वाई स्क्वायर। आप इस विकल्प को सही कर देंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। करें दो धनात्मक पूर्णांक P और Q। यहां पर लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक, P व Q, जहां P बराबर AB स्क्वायर व Q बराबर A क्यूब B। ठीक है। और कहा जा रहा है कि A और B अभाज्य है, कामा लगा दिया, A व B अभाज्य है। अब आपसे कह रहा है कि P व Q का लासापा क्या होगा। चलिए भाई, अब आपको पता है कि भैया यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, सवाल हल करके नहीं बताएंगे। बहुविकल्पी एक्सरसाइज है, वही व्यवहार होगा जैसा एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है। हम हर चीज़ बताएंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे बहुपद P का भाज्य गुणनखंड, वो हो जाएगा A गुणे B गुणे B। बहुपद Q का भाज्य गुणनखंड A गुणे A गुणे A गुणे B। और नीचे लिखेंगे कि P व Q का लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। अब देखिए भाई, उभयनिष्ठ क्या आएगा A B और शेष क्या आएगा, शेष आएगा आपका B और इधर क्या आएगा A स्क्वायर। तो फाइनली क्या बना आपका, ये बना आपका जाकर के लासापा A क्यूब B स्क्वायर। जो विकल्प नंबर 3 है वो पूरी तरीके से सही है। फार्मूला कौन सा लगाया है, फार्मूला लगाया है कि लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, करें कि एक शून्योत्तर परमेय संख्या, नोट करते हैं, एक शून्येतर परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए भाई, 4 विकल्प दिए गए हैं। कहा जा रहा है सदैव अपरमेय संख्या होता है, सदैव परमेय संख्या होता है, परमेय या परमेय हो सकता है, और दूसरा कह रहा है कि एक होता है। तो भाई ध्यान रखिएगा, शून्येतर का मतलब होता है जीरो को छोड़ करके। अगर जीरो को छोड़ करके कोई भी परमेय संख्या है और उसका परमेय संख्या के साथ गुणा किया जाएगा तो आपको सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे विकल्प 1 सही है, सदैव अपरमेय संख्या। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर परमेय संख्या है 4 और अपरमेय संख्या है √3, तो इनका गुणनफल होगा 4√3। 4√3 एक अपरमेय संख्या कहलाएगी। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से हम आपको एक्सरसाइज समझा पाने में सफल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है छोटी से छोटी संख्या जो 1 और 10 जिनमें दोनों सम्मिलित हो तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। चलो भाई, सवाल को नोट करते हैं कि यहां पर हम लोग लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की
सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है भैया। अब देखिए भाई, आपको सबसे पहले पता चला है छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम समापवर्तक। और लासापा की परिभाषा क्या होती है? लासापा की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लासापा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है छोटी से छोटी। तो आपको पता है 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का लासापा हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर सोल्यूशन के लिए हम यहां पर आपको साइड में बता रहे हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का लासापा। और भैया लासापा आपको पता है कि चाहे आप भागफल विधि से करें और चाहे आप फार्मूला लगा के करें, अभाज्य गुणनखंड से करें, जैसा आप करें आपकी मर्जी। आप फार्मूला लगा सकते हैं कि संख्याओं का लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। और 1 से लेकर के 10 तक की जब अभाज्य संख्याओं का आप लासापा हम अपनी रफ कॉपी पे निकालते हैं तो वो होता है 2520, 2520। ठीक है, ये उत्तर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी रफ कॉपी में किया है, आप भी अपनी रफ कॉपी पे करके देखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न है। मेरा फर्ज बनता है कि आपको भी बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह मुंह जबानी समझाऊं। करने का काम आपका है। अगर आपको हर चीजें करके देखनी है तो आप एक्सरसाइज 1A से लेकर के 1E तक को देखिए। मैंने एक एक सवाल आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर जो है 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये जो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है, इसका जो पहला अध्याय है रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इसका अंतिम प्रश्न है। और ये एक्सरसाइज 1F का भी आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि परमेय संख्या 14,587, नोट करते हैं, परमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों बाद समाप्त हो जाएगा? चलिए भाई हल करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है? रफ कॉपी पे जाना है। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि 14,587 में 1250 का भाग तो नहीं जा रहा है। अगर भाग जा रहा है तो इसे सरल कर लेंगे, और अगर नहीं जा रहा है तो हर 1250 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो रफ कॉपी में मैं आपके लिए इस अंतिम प्रश्न को करके बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 14,587 बटे 1250 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 की घात 1, 5 की घात 4। तो इसका मतलब ये है कि हर में 10 बनाने के लिए 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो 14,587 बटे नीचे हो जाएगा 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3। और जब हम इसको हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1,16,696 1,16,696 बटे नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 4। और इस आधार पर जरा और देखेंगे तो 1,16,696 बटे नीचे 1 के साथ कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। और जब इन 4 जीरो को ऊपर सेट करेंगे तो आ जाएगा 11.6696। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव के 4 अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो आपका जो विकल्प है, पहला विकल्प है 1 अंक के बाद, दूसरा है 2 अंक के बाद, तीसरा है 3 अंक के बाद और चौथा है 4 अंक के बाद। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे 4 अंकों पश्चात।
ये जो हमने आपको साइड में ये हल करके बताया है, ये आपको रफ कॉपी पे करना है, फेयर पे नहीं करना है। आपको दशमलव प्रसार करना, हर चीज़ों की जानकारी मैंने पूर्व की एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरीके से दी है। दोस्तों, ये रहा एक्सरसाइज 1A से लेकर के एक्सरसाइज 1F तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताया गया तरीका और सॉल्यूशन का मेथड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही कल एक नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जुकाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।